हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल की ऑफ कॉमर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अब आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। अब जो 1-2 महीना बचा है, मन लगा के पढ़ाई करो और यही टाइम है। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। आज हम बॉम का जो है फर्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक देखा था। आज हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन और कुछ और टॉपिक्स देखने वाले हैं। जो भी इस वीडियो में नोट्स यूज होंगे वो आपको KOC मतलब की ऑफ कॉमर्स के ऐप पे मिल जाएंगे। उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आपको ज्वाइन करना है, सीधे हमको एक मैसेज कर देना है, सर हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बैच में जुड़ना है। हम आपको वहाँ पे ऐड कर देंगे और वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग से। ये जो पार्टनरशिप वर्ड है ना, आपने काफ़ी बार सुना होगा, करेक्ट। 11th में सुना होगा, 12th में सुना होगा, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तब भी सुना होगा और साथ के साथ अपने बिजनेस स्टडीज़ में सुना होगा। तो सर हमको अपने एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, तो आपको 1932 ये याद रखना है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि पार्टनरशिप जो है ना, इसका मीनिंग क्या है। और अगर मैं और डीप जाऊँ तो सेक्शन 4 के अंतर्गत इसको बताया गया है। सर सेक्शन तो हमको याद नहीं रहेगा, जिस बच्चे को याद रह जाए तो अच्छी बात है, जिसको ना रहे कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस एक्ट का नाम लिखाना। उसमें बताया गया है जो ये पार्टनरशिप होती है ना, एक रिलेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा बंदों का, ठीक है, जहाँ पे डिसाइड करते हैं कि एक बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको आपस में बांट लेंगे, करेक्ट। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी, उसको आप याद कर लेना। अभी के लिए हम इसका मीनिंग इतना ही समझते हैं कि यार 2 या 2 से ज़्यादा बंदे आपस में आए, उनको एक बिजनेस करना है और उनको आपस में प्रॉफिट बांट लेना है। जो वो बिजनेस है वो दोनों मिलके चला सकते हैं, सिर्फ एक चला सकता है दूसरे के बिहाफ पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही लगें या जितने भी पार्टनर्स हैं सब काम करें, क्योंकि हमने पार्टनर, एक स्लीपिंग पार्टनर का भी नाम सुना हुआ था कि भैया वो कुछ काम नहीं करेगा, बस पार्टनर बना हुआ है। तो पार्टनरशिप का आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे और जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि पार्टनरशिप क्या होती है बताओ, ठीक है, आएगा भी तो फिर वो 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पार्टनरशिप बताओ, उसके कुछ एडवांटेजेस बता दो, डिसएडवांटेजेस बता दो, या फिर लीगल इम्प्लीफिकेशन क्या है उसकी, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, या उसके फीचर्स क्या होंगे, करेक्ट। तो हम सबको एक एक करके ख़त्म करते हैं और फिर हमारे एग्ज़ाम के लिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हमारा मीनिंग हमारा हो चुका है कि आपको एक पता है क्या लिख के आना है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। उसमें आपके सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रोएक्चुअल, ठीक है। जो भी आपकी पार्टनरशिप ये बनी रहती है ना, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कभी भी हवा में नहीं बनेगी या बोल के नहीं बनेगी। इसके लिए प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, ठीक है, कौन क्या काम करेगा और किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन कितनी ड्राइंग्स लेगा, ये पूरा लिखा रहता है। तो जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है। अब सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि हम तो अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, फीचर्स भी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, तो सर हमको तो इसका यही मतलब समझ में नहीं आता कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। बेसिकली अगर आपको एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बनानी है ना, तो उसमें ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इनके बिना पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल समझ गए आप कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात आती है प्लुरैलिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब जो भी हमारे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में है ना, वहाँ पे कोई सिंगल बंदा तो पार्टनरशिप कहलाएगा नहीं, वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होंगे और साथ के साथ वहाँ पे मैक्सिमम कैप भी है 50 मेंबर्स का, करेक्ट, कि 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं हो सकते हैं। फिर बात आते हैं एग्जिस्टेंस का, कि वो स्पेसिफिकली एक बिजनेस के लिए है, मतलब इसको हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसका सर मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जब भी हम पार्टनरशिप बना रहे हैं ना, तो कोई स्पेसिफिकली बिजनेस करने के लिए हम बना रहे होंगे। हम सिर्फ ये नहीं है कि चलो खाली बैठे हैं आ जाओ पार्टनरशिप बना लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे प्रॉपर कोई बिजनेस प्लान होगा, बिजनेस होगा, वहाँ पे हम एक पार्टनरशिप
फॉर्म करेंगे, किसके थ्रू, कॉन्ट्रेक्चुअल के थ्रू। और साथ के साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वहाँ पे एक प्रॉपर रेशियो होगा जहाँ पे हम प्रॉफिट पता होगा कि किसको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। करेक्ट। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि मान लो हमारी फर्म में ए, बी एंड सी है और ये हमारी फर्म बनी हुई है ABC, ठीक है। तो जो ए सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना किसी और से, या बी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या सी कोई भी कर रहा है, तो वो फर्म के बिहाफ पे एज ए एजेंट काम कर रहा है और आपस में भी एक दूसरे के लिए वो एजेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। एजेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई को वो अपने फर्म के लिए बिजनेसेस ला रहे हैं, ठीक है, और जो भी उससे इनकम हो रही है वो आपस में बांट के खा रहे हैं ABC। तो ये 4-5 चीज़ें तो हमारी होनी ही चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब सर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग थोड़ा बहुत समझ लिया, हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो आपको एग्जाम में पता कैसे करना है स्कोर अच्छा करने के लिए। सबसे पहले अगर मान लो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आए ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग समझा देना है अच्छे से, ठीक है। 4 लाइन 5 लाइन में 2 पैराग्राफ में, मतलब 3-3 लाइन के 2 पैराग्राफ बना दिए, उनको इन अदर वर्ड्स करके बता दिया, ठीक है, क्योंकि मीनिंग तो वही रहने वाला है ना, लेकिन हम उसको और अच्छे से समझा सकते हैं सामने को, एग्जामिनर को। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं। उसमें सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 लाइन में आगे एक्सप्लेन करेंगे, फिर 1 लाइन का गैप लेंगे, फिर हम ये पॉइंट लिखेंगे, फिर हम 2 लाइन का गैप लेंगे, फिर जैसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस लिखेंगे, फिर हम 2 लाइन का गैप लेंगे, और जहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है वहाँ पे हम एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे यहाँ पे ABC का एग्जाम्पल दे सकते हो, या अपना एग्जाम्पल आप खुद वहाँ पे बना सकते हो, तो 2 लाइन के बाद फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो, फिर 1 लाइन छोड़ो, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखो। तो ऐसे कर करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। सर हमको ये पॉइंट कैसे याद रहेंगे, आपको जैसे ही हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक खत्म होगा, मैं स्क्रीन पे एक चार्ट लगा दूंगा, वहां पे हमने पूरा ये टॉपिक एक ही चार्ट में कवर करा हुआ है, तो उसको आप देखोगे और आपको पूरा एक बार में याद हो जाएगा, और उसको आप अपने पास रख सकते हो प्रिंट आउट करवा के, ताकि एग्जाम डे पे आप उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं लीगल इम्प्लीफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप कि मतलब अगर हम पार्टनरशिप बना रहे हैं ना, तो लीगल इम्प्लीफिकेशन क्या होने वाली है। सबसे पहले लीगल पोजीशन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पार्टनरशिप होती है ना, उसकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जैसे कि हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, हम आगे और भी बात करेंगे अभी इसी चैप्टर में, कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो कंपनी किसी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन हमारे इस केस में ऐसा नहीं होता है, पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पे पार्टनर ही कैसे वर्क कर रहे होते हैं, एज ए एजेंट, ठीक है। तो सारे लाइबल कौन हुए, हमारे पार्टनर हुए, करेक्ट। अब हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। हमारी जो लाइबिलिटी होती है किसकी, पार्टनर्स की, तो वो जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो भी होती है हमारी अनलिमिटेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब आपको ये सारे पॉइंट ना यार सुने सुने लग रहे होंगे कि सर ये आप क्या रिपीट कर रहे हो, बिकॉज ये चीज़ आपने बहुत बार पढ़ रखी है पार्टनरशिप टॉपिक में, करेक्ट। लेकिन फिर भी हम उसको एक जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमको टाइम लगाना है हम वहाँ पे टाइम लगाएंगे, जहाँ पे नया टॉपिक होगा या जहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। अब पार्टनरशिप यार हमने सबने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ, ताकि टॉपिक हो भी जाए, आपको ये भी नहीं लगे कि यार सर ने छुटा दिया और मतलब जल्दबाजी में सर ने आगे बढ़ा दिया, ऐसा भी नहीं। हम प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। अगर आपको किसी को कुछ भी डाउट हो, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो ऐप में या कमेंट सेक्शन में भी, करेक्ट। अब पार्टनर्स लायबिलिटी, पार्टनर्स लायबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, मान लो मैंने बोला था ना यहाँ पे ए ने फर्म के बिहाफ पे डील कर लिया, बी ने डील कर लिया या सी ने डील कर लिया किसी और पर्सन से, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ ए लाइबल नहीं होगा, वहां पे बी भी लाइबल रहेगा, ठीक है। वहां पे ज्वाइंटली और सर्वली लाइबल रहते हैं। तो बच्चे इस और सेकेंड और थर्ड पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो लाइबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी की बात हो रही है। वहाँ पे हमारा को कीवर्ड है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। यहाँ पे पार्टनर्स लाइबिलिटी, अगर इसको मैं पूरा बोलूँ तो नेचर ऑफ पार्टनर्स लाइबिलिटी है कि हमारी पार्टनर्स की लाइबिलिटी नेचर क्या है, वो है हमारा सर्वली और जॉइंटली लाइबल होते हैं वो, अगर वो किसी से भी कॉन्टैक्ट करते हैं तो। आपको पूरी चीज़ें ना प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी मिल जाएंगी, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस मैं जो बोल रहा हूँ उन पॉइंटों को सुनो, ठीक है। जो आपको पास नोट्स आ जाएंगे उनको पेंट करवाओ, और हो सके तो ये वीडियो एक बार और देखो ताकि आपको और क्लियरिटी आए हर पॉइंट के ऊपर। और उसके बाद आपको करना क्या है, स्टडी मटेरियल से एक बार रीडिंग दे लेनी है, आपका बॉम्ब का सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर एटमोस्ट गुड फेथ, सर इसका क्या मतलब है
कि जो भी रिलेशन है हमारे पार्टनर्स के बीच का वो हमारा फुल कॉन्फिडेंस के साथ होता है, कि दोनों में आपस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। पार्टनरशिप खासकर आपने देखा होगा कि यार काफ़ी अच्छे दोस्त या वैसे कोई बनाते, कोई अनजान आके पार्टनरशिप नहीं बना लेते हैं, ठीक है, वो बनाते तो या कंपनी या वैसे कुछ करते हैं जब तक हमको कोई भरोसा नहीं होता है। तो एटमोस्ट गुड फेथ। फिर आता है हमारा इम्प्लाइड अथॉरिटी। सर इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पार्टनर्स होते हैं ना, उनकी लाइबिलिटी एक दूसरे के लिए भी होती है और साथ के साथ सामने वाले के लिए भी होती है। सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको इस पॉइंट में पार्टनर्स लाइबिलिटी के केस में बताया था ना, वही केस है यहाँ पे भी, कि अगर ए हमारा यहाँ मान लो डी से कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसमें हमारा बी भी लाइबल होगा और साथ के साथ सी भी लाइबल होगा अगर पूरी फर्म को लॉस होता है तो। और इनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। ये वाला हमने पॉइंट कहाँ पढ़ा था, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी में, ठीक है। अब सर यूनानिमिटी ऑफ कंसेंट क्या है, देखो अगर आपको कोई भी डिसीजन पास करना है तो पार्टनरशिप में सभी का कंसेंट लेना जरूरी है। वहाँ पे हम जैसे अगर आपने कंपनी, अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज हो, तो अगर कंपनी में कोई डिसीजन पास करवाना हो तो वहाँ पे OR और SR का एक प्रोविज़न रहता है। SR मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन और OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में होता क्या है, अगर हमारे 10 अगेंस्ट में वोट पड़े और 11 फेवर में वोट पड़े तो वो चीज़ हम कर लेंगे, वो चीज़ हमारे मानते हैं कि वो फेवर में आ गई है, वो हमारा एजेंडा पास हो गया है और हम उसको कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप के केस में सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई एग्रीमेंट में ही बात ना लिखी हुई है कि यार 2/3 भी मान जाएंगे तो काम चल जाएगा। अगर उसमें ऐसा नहीं लिखा है तो सबका एग्री होना उस पॉइंट पर जरूरी है, तभी जाके हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है कि जो पार्टनरशिप में होता है ना, शेयर कैपिटल उसमें होती है हमारी, तो हम उसको नॉन ट्रांसफरेबल होती है। तो आपको पता ही है, ऐसे कंपनी तो है नहीं कि हम उसको शेयर्स बेच देंगे। तो पार्टनरशिप के केस में हमारा ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। साथ के साथ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन कंपनी के केस में हमारा कौन करता है, NCLT, हम जाते हैं ट्रिब्यूनल, वो बंद करता है। लेकिन फर्म के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, आप या तो कोई पार्टनर बन जाए, अगर 2 बंदे हैं, 2 में से एक मर जाता है और साथ के साथ वो बंदा अकेला है, उसके बाद 6 महीने तक का टाइम रहता है कि वो दूसरा बंदे को लेके आए। अगर वो नहीं लेके आ पाता है तो ऑटोमेटिकली वो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई मर गया, ठीक है, या सब आपस में बैठ के डिसाइड कर ले कि हमको डिसॉल्व करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस ही अब करने का मन नहीं है, अब खत्म हो चुका बिजनेस, तो वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने 2 चीजें देखी, लीगल इम्प्लीफिकेशन और साथ के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखे हैं 5 पॉइंट और लीगल इम्प्लीफिकेशन में देखे हैं आपने 7 से 8 पॉइंट, ठीक है। सर हमको सारे पॉइंट याद नहीं रहे, तो सारे पॉइंट याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको 8 पॉइंट लिखे, 7 या 6 भी याद रहते हैं तो काफ़ी है। बस कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट याद रहें और एक बार लिख के जरूर देख लेना इन सब चीज़ों को। ये ना हो कि आपका एग्जाम में हाथ चले ही ना, उसके लिए हम आपका टेस्ट भी जरूर लेंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें देख लेते हैं कि जो पार्टनरशिप है इसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं, साथ के साथ इसके एडवांटेजेस क्या हैं और साथ के साथ इसके हमारे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। हाँ तो गाइस, अब देख लेते हैं हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और साथ के साथ इसके फीचर्स। अभी आप इसकी राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज आपके पास प्रॉपर कंप्यूटर से बने हुए नोट्स होंगे। तो अभी तो बस मैंने आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं, ताकि जब आप नोट्स देखो और यहाँ पे भी आप सेम पॉइंट देखोगे अपने नोट्स में, तो आपको पॉइंट क्लिक करेंगे कि हाँ यार ये पॉइंट पे सर ने ये बोला था, तो इस पॉइंट पे सर ने ये बोला था, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख के मैं आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज ये पॉइंट लिखने की भी मेरे को जरूरत थी नहीं, ठीक है। अब एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसिलिटी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब जो भी हमारी पार्टनरशिप होती है ना, उसमें एक हमारे पास फैसिलिटी रहती है उसको बनाने को लेके। सर इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आपको कंपनी बनानी है तो उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। MCA आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे एंड बहुत लंबा प्रोसीजर्स होता है कि अपने सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, AOA, MOA सब कुछ आप आगे जाके अपने 2nd सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो, तो वहाँ पे बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन पार्टनरशिप अगर आपको कैसे करनी है, तो एक सिंपली एक स्टैम्प पेपर लाओ, वहाँ पे सारे अपने पॉइंट्स लिख लो, जो जो आपके पार्टनरशिप के पॉइंट होने वाले हैं, जो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट होने वाले हैं, आपकी पार्टनरशिप बन गई। अब उसको पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना है नहीं करवाना है वो आपकी चॉइस होती है, वहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है। तो हमारे पास फैसिलिटी ऑफ फॉर्मेशन तो है, करेक्ट। फिर है हमारे पास बेनिफिट ऑफ लार्ज रिसोर्स। मतलब कि अगर मैं हूँ
और मैं किसी और को भी बुला लूँ और किसी को भी बुला लूँ और किसी को भी बुला लूँ, ऐसे करते करते हम 50 लोग हो सकते हैं। तो हमारे पास लार्ज रिसोर्सेस का एक बेनिफिट तो हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये लार्ज रिसोर्सेज भी ना एक समय पे आके कम पड़ जाएंगे अगर हम सोचेंगे कंपनी की, क्योंकि कंपनी में तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी लोगों को लेके आओ। अगर पब्लिक कंपनी है तो लोगों से पैसा मंगवा लो, जैसे अभी रिलायंस चल रहा है 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, वो उतना पैसा तो हमारा पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है। तभी आप जब हमारा डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लिमिटेड रिसोर्स भी देखेंगे। तो आप वहां पे ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर एडवांटेजेस में तो आपने बोला बेनिफिट है और डिसएडवांटेज में बोल रहे हो आप यही हमारे डिसएडवांटेजेस है। तो आपको समझना पड़ेगा हम इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। अगर मैं पार्टनरशिप का कंपेयर करूं एक सिंपल बंदे से, तो एक इंसान ऑफकोर्स वो कितना ही ला पाएगा, ठीक है, और वो जितना भी ला पाएगा 50 मिलकर तो उससे ज्यादा ला पाएंगे ना। लेकिन अगर मैं वहां पे बात करूं कंपनी की, कंपनी में तो कितने हजारों करोड़ लोग पैसा लगा रहे हैं ना, तो वहां पे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज हमको लगेंगे क्या, लिमिटेड, ठीक है। तो हमारे हो गए बेनिफिट ऑफ लार्ज रिसोर्स यहाँ पे और लिमिटेड रिसोर्स हमारे यहाँ पे, करेक्ट है। हम इसको ऐसे ही कवर करेंगे। फिर बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी। अब पार्टनरशिप है, हम जैसे चाहे वैसे इसको फॉर्म कर सकते हैं, जैसे चाहे हम इसको चला सकते हैं। ये हमारी सारी इसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन भी हम खुद बना रहे हैं बैठ के कि भैया इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑफकोर्स हमारे पास रहेगी। साथ में बात करते हैं पर्सनल एलिमेंट। पर्सनल एलिमेंट मतलब कि अब कंपनी की बात करें, कंपनी में कितने लोगों का पैसा लगा है, मान लेते हैं 1000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोगों का। तो सभी लोग आके वहां पे काम नहीं करते हैं, वहां पे सभी लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एक मैनेजमेंट बन जाती है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं, वो शेयर होल्डर मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं और वही हमारे मैक्सिमम डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। बाकी एजीएम होती है तो वहां पे लोग आते हैं और वो सब होता है। लेकिन जो हमारा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में तो क्या है 10 लोग 20 लोग हैं तो वो प्रॉपर पूरी तरीके से, बिकॉज उनका पूरा कैपिटल लग रहा है और साथ के साथ उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, मतलब घर से पैसा देना पड़ जाएगा भाई अगर लॉस हो गया तो। अगर हमने कुछ ज्यादा बड़ा फ्रॉड कर दिया तो घर से देना पड़ जाएगा। कंपनी के केस में घर से लाके नहीं देना पड़ेगा, जो लगाया है वही डूबेगा। लेकिन पार्टनरशिप में तो हमारे घर से जाएगा, तो सारे अपने इन्वॉल्व रहते हैं। तभी हमारे में बोला गया है कि पार्टनरशिप में एक पर्सनल एलिमेंट तो हमारा हमेशा रहता ही रहता है कि भैया हम तो पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। अब मैं बात करूं डिसएडवांटेज में, इंस्टेबिलिटी का। सर यहाँ पे इसका क्या मतलब है, बेटा देखो मान लो बहुत बड़ा लॉस हुआ और जो भी मेंबर्स हैं पार्टनरशिप के वो पैसा दे ही नहीं पाए, उस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप हमारी ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे हमारी जो स्टेबिलिटी रहती है ना पार्टनरशिप की, तो हम उसको कहते हैं कि अगर भैया अगर ज्यादा बड़ा लॉस हो गया तो पार्टनरशिप की स्टेबिलिटी ना हिलने लगेगी, मतलब पार्टनरशिप बंद होने के कगार पे आ जाएगी। सारे पार्टनर डिसाइड कर लेंगे कि भैया इसको डिसॉल्व कर दो। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर अभी आपने केस देखा हो, जो बैंक था हमारा, यस बैंक था हमारा, उसने करा क्या है कि कितना भी डूब गया, गवर्नमेंट ने भी उसको सपोर्ट किया, लेकिन वो कंपनी बंद नहीं हुई। ऐसी कितनी ही आपको हजारों कंपनियां मिल जाएंगी जिनमें लॉस तो बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन वो आज तक बंद नहीं हुए, वो चल रही हैं, ठीक है। तो एक जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको हम देखें कंपनी के हिसाब से तो हाँ हमारी इनस्टेबल होती है, करेक्ट। तो हमारे 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। बेनिफिट ऑफ कंबाइंड एबिलिटी। सर यहाँ पे क्या मतलब है, अब एबिलिटी का क्या मतलब है, देखो जब मैंने बोला ना पर्सनल एलिमेंट रहेगा तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, सामने वाला भी इन्वॉल्व है, तो मेरी पर्सनैलिटी कुछ और है, मेरी एबिलिटीज कुछ और है, उसकी कुछ और है। तो जब हम साथ में आ जाएंगे तो हमको एक कंबाइंड एबिलिटी का बेनिफिट तो ऑफकोर्स मिलेगा, कुछ मेरी नॉलेज आएगी, कुछ उसकी आएगी। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे बोला था कि एक सिंगल बंदा सभी फील्ड की जानकारी नहीं रख सकता है, तो वहां पे उसका एक वो डिसएडवांटेज था। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें पार्टनरशिप में तो वो एक आके हमारा एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हम मिलके काम कर सकते हैं, करेक्ट। सब चीजों को जब लिंक करोगे ना तो आपको याद रखने में भी काफी आसानी होगी। तभी मैं आपको ऐसे साथ के साथ रख के याद करवा रहा हूं, ताकि आपको एकदम रटना ना पड़े, चीजें आपको समझ के याद हों। प्रॉम्प्ट डिसीजन, देखो ये तो ऐसी ऐसी हेडिंग्स है ना यार, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ प्रॉम्प्ट डिसीजन तो आपके मन में आप ऑटोमेटिकली आंसर समझ में आ गया होगा कि हाँ यार पार्टनरशिप में हम लोग कितने, मैक्सिमम 50, ठीक है, और मैक्सिमम है वो 50। अब हर कोई पार्टनरशिप 50 लोगों से नहीं बनती, मैक्सिमम 8 लोग 10 लोग होते हैं। तो कोई भी डिसीजन होना है आराम से बात हो जाती है और तुरंत उसमें मुश्किल से 1 या 2 दिन में डिसीजन हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी में कोई डिसीजन लेना है तो क्या होता है,
7 दिन पहले तो भैया बोर्ड मीटिंग का ही अगर डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो हमको एक नोटिस भेजना पड़ता है। अगर हमको बाई चांस जनरल मीटिंग करवानी है या एजीएम ईजीएम करवानी, तो 14 दिन पहले, 21 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है। उसके बाद 21 दिन का समय देना पड़ता है, उसके बाद मीटिंग रखनी पड़ती है। अब ये सोचो मीटिंग ही 21 दिन के बाद रखी गई है, डिसीजन उस पर कब होगा, कैसे नहीं होगा, वो तो एकदम चर्चा का विषय है। तो वहीं पे हम बोला जाता है कि जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पे है ही कितने लोग, 8-10 लोग हैं, वो उनका पर्सनल एलिमेंट है, आराम से मिलेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। तो प्रॉम्प्ट डिसीजन हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। फिर बातें आती है शेयरिंग ऑफ रिस्क। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ बोली है कि एक सोल प्रोप्राइटर है। अब देखो आपको यहाँ पे पॉइंट आएगा कि जैसे शेयरिंग ऑफ रिस्क हमारा एडवांटेजेस कैसे हो गया। हमारा रिस्क तो यहाँ पे अनलिमिटेड होता है बेटा। अगर मान लो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ, मतलब मैं अकेले बिजनेस चला रहा हूँ, तो सारा लॉस किसका, मुझे अकेले देखना पड़ेगा, मेरे तो बांट भी नहीं सकता हूँ। तो इसमें ये बोला जाता है कि अगर यहाँ पे पार्टनरशिप के केस में ये चीज़ बोली जाती है कि अगर मेरे को कोई रिस्क हो रहा है तो एटलीस्ट हम वहाँ पे 4 लोग हैं तो 4 भागों में वो उसको बांट दिया जाएगा। उसके बाद जो हिस्सा मेरा है मुझे उतना ही देना पड़ेगा। करेक्ट। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो पूरा का पूरा हमको देना पड़ेगा। तो हर पॉइंट को ना आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा एक दूसरे से, तब उसको आप खुद ही आंसर दे पाओगे। अगर आप सिंपल इसको पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये भी इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये कैसे काम चलेगा। तो आपको शेयरिंग ऑफ रिस्क देखना है कि किससे कंपेयर करके, एक सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करके। फिर बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब आपको इसको किससे कंपेयर करके देखना है, इसको कंपेयर करके देखना है कंपनी से। सर वो कैसे, जो एक कंपनी होती है उसमें जिसके पास जितनी ज़्यादा कैपिटल होती है उसके पास उतनी ज़्यादा वोटिंग राइट होते हैं जनरली। ठीक है, मैं यहाँ पे जनरली वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा जब आप थोड़े इससे बड़े हो जाओगे और सेमेस्टर सेकंड में आ जाओगे। तो जिसके पास जितना शेयर कैपिटल होता है वो उतने ज़्यादा वोट कर पाता है। करेक्ट। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर है सबको बराबर वोट मिलते हैं, अगर उसके एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है जो हमारे माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, मतलब कि जिसके पास कम पार्ट भी है ना, उसको भी हमारा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। लेक ऑफ हार्मनी। सर यहाँ पे ये क्या मतलब है, देखो जब 4-5 लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ना अनबन तो आ जाएगी। मतलब 2 लोग कुछ बोलेंगे, 2 लोग कुछ बोलेंगे और लास्ट में आके एक डिसीजन पे नहीं आएंगे। अब देखो वही चीज़ हमारी लेक ऑफ हार्मनी कहाँ पे डिसएडवांटेजेस में आ रही है, और वही चीज़ हमारी आ रही है प्रॉम्प्ट डिसीजन में। ये तो हमारा एडवांटेज है और वो हमारा डिसएडवांटेज है। अगर मान लो सारी चीज़ें सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बिलीव करते हैं, सब मिलके एक डिसीजन पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो हमारा प्रॉम्प्ट डिसीजन में एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी खटपट हो चुकी है और वहाँ पे 2 बंदे अलग हो चुके हैं, 2 अलग हो चुके हैं और वो आपस में प्लानिंग करते हैं कि 2 तो मान गए, उधर 2 मान गए, तो वहाँ पे हमारे प्रॉम्प्ट डिसीजन तो छोड़ो, हमारे वहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाएगा कि लेक ऑफ हार्मनी की एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं। ठीक है। फिर रजिस्टर्ड इंटरप्राइज। अब देखो जो ये हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है ना, ये रजिस्टर्ड नहीं होती है। ठीक है। तो और इनका रिस्क भी अनलिमिटेड होता है। तो जो भी हमारे इसके मेंबर्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहते हैं कि यार नहीं ये बिजनेस नहीं करना, ये बिजनेस नहीं करना, अगर लॉस हो गया तो सारा हमको घर से देना पड़ जाएगा। तो एक रजिस्टर्ड इंटरप्राइज ना होने का इनको कहीं ना कहीं एक डर रहता है, साथ के साथ इसलिए वो ज़्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं। सोशल लॉस। अब देखो जब मैंने आपको बताया था ना कि जब भी पार्टनरशिप क्या है, एक इनस्टेबल है, ठीक है, तो सोशल लॉस तो हमेशा रहता है। अगर मान लो बाई चांस पार्टनरशिप बंद हो गई, तो पार्टनरशिप तो बंद हो गई, लेकिन जो पार्टनर्स हैं उनकी कितनी इमेज खराब होगी कि यार इसकी तो भाई बिजनेस था, बिजनेस बंद हो गया। तो आपने भी देखा होगा अगर जिसका भी बिजनेस बंद हो जाता है या कोई कुछ भी उसने बंदे ने स्टार्ट किया बंद हो जाता है, तो उसको काफ़ी बेकार नज़रों से देखा जाता है कि चला नहीं पाया, बेकार है। तो वहाँ पे सोशल लॉस उस पर्सनल का भी होता है और साथ के साथ जो फर्म है उसका भी होता है। फिर लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अगर एक बार आपकी ऐसी कोई फर्म बंद हो जाती है या आपकी पार्टनरशिप में स्टेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत आती है, तो हमारा पब्लिक कॉन्फिडेंस जो हमारे ऊपर था वो भी हमारा कम हो जाता है। बेसिकली देखो यार सिंपल सी बात है, 2-4 चीज़ें हमारी जो डिसएडवांटेजेस में है ना वो जेन्युइन है, बाकी बस पॉइंट बनाने के लिए बनाई गई कि भैया कुछ तो लिखना है। ठीक है, इसलिए ज़बरदस्ती की 1-2 पॉइंट इसमें ऐड करें। मैं तो देखो जेन्युइनली बोलता हूँ, इसमें मेरा ये नहीं कि सभी पॉइंट एकदम वैलिड है, लेकिन हाँ लिखे हुए हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। 6 पॉइंट है, आप बुक में पढ़ोगे तो 7-8 आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ जो 6 आपको याद होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। 6 पॉइंट कम से कम आपको याद करने हैं। करेक्ट। अब बात आती है फीचर्स की। ठीक है, फीचर्स में पहली बात तो फॉर्मेशन। अब देखो मैंने बोला था पार्टनरशिप का फॉर्मेशन
कैसे हो सकता है? दो टाइप से, या तो रजिस्टर्ड करवा ले इनकम टैक्स में जाके, अदरवाइज वो नॉर्मली अपना एक एग्रीमेंट पे लिख के काम चल सकता है। दूसरी बात फाइनेंस देखो, अब फाइनेंस भी हमारा जरूरी नहीं है कि हर बंदे को उतना उतना मतलब कि बराबर कैपिटल लेके आना पड़े। ए है 50 लाख लाया, बी है 10 लाख लाया, अब दोनों को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारा फाइनेंस में हमको यही बोलते हैं कि मैक्सिमम 50 लोग मिलके आ सकते हैं और अपना जितना मर्जी वो कैपिटल लाए, इसमें कोई हमारी लिमिट नहीं होती है। कंट्रोल यहाँ पे सभी का बराबर रहता है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस हमारे एग्रीमेंट में कुछ बात ना लिखी हो। मैनेजमेंट भी हमारा सभी लोग बराबर मिलके देखते हैं, वहां भी कोई एक बंदा ज्यादा नहीं देख रहा है, एक बंदा नहीं कम नहीं देख रहा है। लेकिन हाँ, जनरली होता क्या है कि 5-6 बंदे हैं तो बाकी 4 तो भैया आराम से लगे हुए बिजनेस लाने पे, एक को हमारा बना देते हैं कि भैया तुम फाइनेंस हेड बन जाओ या CFO बन जाओ अपने आपस में, और तुम ही सारे डिसीजन ले लो, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन तुम ले लो, बिजनेस से रिलेटेड तुम ले लो, तुम ऑपरेशन के हेड बन जाओ, तुम फाइनेंस के हेड बन जाओ, तो वो आपस में कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट जो होती है सभी डिसीजन वो मिलके ही लेते हैं, सबके सब। जॉइंट ओनरशिप, जो भी फर्म्स की पार्टनर जो भी प्रॉपर्टी होने वाली है वो हमारी सभी मेंबर्स की होती है, करेक्ट। वहां पे जो भी प्रॉपर्टी, मान लो हमारी पार्टनरशिप, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे बिल्डिंग खरीदी, तो उस पर सबकी जॉइंट ओनरशिप होगी, करेक्ट। कि अगर उसको बेचते हैं तो उसका हिस्सा सब में आएगा। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो ड्यूरेशन है, अब हमारी ना 2 टाइप की ड्यूरेशन हो सकती है। एक तो हमारा होता है कि हमने जब बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप बनाई तो हमको पता था भैया हमको 10 महीने काम करना है, तो 10 महीने के लिए बना ली, तो वो तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। लेकिन अगर हमने उसमें कुछ बोला ही नहीं है तो वो पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी? 10 महीने वाली फिक्स्ड टाइम वाली तो अपने अभी 10 महीने के बाद हो जाएगी, लेकिन जिसमें हमने कुछ नहीं बोला वो कब डिसॉल्व होगी? जब हम चाहेंगे, मतलब जब भी पार्टनर चाहेंगे कि भैया आप डिसॉल्व कर देते हैं, तो मिलकर डिसाइड कर लेंगे, देन वो डिसॉल्व कर देंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर बात आती है टैक्सेशन की। सिंपल, जैसे एक इंडिविजुअल टैक्स बढ़ता है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म को बनना पड़ेगा, लेकिन रेट्स का डिफरेंस कुछ आ जाएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि मान लो जो हमारे ऊपर रेट्स एप्लीकेबल होते हैं इनकम टैक्स के, वो हमारे पार्टनरशिप पे नहीं होते हैं, उसके थोड़े रेट अलग होते हैं। और ये थोड़ा और वेरी करेगा, अगर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उस पर कुछ अलग टाइप के रेट लगेंगे, और ये नॉर्मल है तो उस पर अलग टाइप के रेट लगेंगे। तो हमारे 7 पॉइंट इसके फीचर थे, ठीक है। मतलब ये चीज़ें ना इसको दिखाती हैं, मतलब फॉर्मेशन कैसे होगा, फाइनेंस क्या है, कंट्रोल क्या है, किसका रहेगा, मैनेजमेंट क्या रहेगी, जॉइंट ओनरशिप क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड टैक्सेशन। ये हमारे 7 पॉइंट हमारे फीचर्स के हैं। तो अभी तक हमने पार्टनरशिप के टॉपिक में खत्म किया, क्या कर लिया? मीनिंग खत्म कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर लिए, लीगल इम्प्लीफिकेशन खत्म कर ली, साथ के साथ हमने एडवांटेजेस खत्म कर लिए, डिसएडवांटेजेस खत्म कर लिए एंड फीचर। तो यहाँ पे आपको जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है ना वो ओवर हो जाता है, ठीक है। अभी हम एक आध टॉपिक और देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे, एक दो टॉपिक करके खत्म करेंगे, लेकिन हाँ जल्द से जल्द आपका ये हो जाएगा। सेकंड जो चैप्टर है बहुत छोटा है, एक ही वीडियो में हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर काफ़ी थोड़ा बड़ा है, और जैसे ही हमारे फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे आपकी 2 यूनिट खत्म हो जाएंगी, टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं, करेक्ट। तो हम बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ तो गाइज एक टॉपिक और है हमारा, जॉइंट हिंदू फैमिली और उसका डिफरेंसेस। जॉइंट हिंदू फैमिली वर्सेस पार्टनरशिप का क्या डिफरेंसेस है? मैंने अभी पार्टनरशिप आपको अभी पढ़ाया है, तो दोनों में डिफरेंसेस अभी हमको देखते हुए समय नहीं लगेगा, तुरंत हम इसको खत्म कर लेंगे। सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करूँ कि हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग बेसिकली कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। यहाँ पे होता क्या है, जो भी हिंदू फैमिली होती है ना, ठीक है, वहाँ पे जो भी मेल बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस उसके मेल जो भी उसका बेटा है उसके पास चली जाती है, करेक्ट। ऐसे ही ये आगे चलता रहता है, और जो भी इसका प्रॉफिट होता है वो बाकी सब में बढ़ता है। और जो भी मेन बंदा होता है ना, हम इसको क्या बोलते हैं? कर्ता। यही इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि एक तरीके से पार्टनरशिप की तरह है, लेकिन पार्टनरशिप क्या होती है? वो कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, लेकिन ये बनती है लॉ से। हिंदू लॉज में जो भी लिखा हुआ है उनकी वजह से बनती है कि एक मेन बंदा काम कर रहा है, वो हमारा करता है, बाकी सब वो सारा कुछ खर्चा और बाकी सब कुछ दे रहा है। देखो जनरली तो वो जो भी है अपना काम सारा पूरा घर का खर्चा वही उठा रहा है, करेक्ट। लेकिन जो भी बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है उस पर हक किसका है? सभी का हक है। तो वो हमारे हिंदी लॉ में बताया जाता है, और वो कर्ता मर जाता है ना, तो वो हमारे एक मेल पर्सन को जाके सारी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बिजनेस चलाने का सब कुछ होता है, वो हमारे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है उस पर्सन के पास। ऐसे ये मरेगा तो इसके बेटे के पास, करेक्ट।
तो हमारा ये पॉइंट हो गया मीनिंग का। बेसिकली आप मीनिंग की एक रीडिंग दोगे, समझ जाओगे, कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। मेन आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जॉइंट हिंदू फैमिली वर्सेस पार्टनरशिप में डिफरेंसेस आपके क्या क्या हैं। फर्स्ट है क्रिएटेड बाय लॉ। जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है वो हमारी बनती है क्रिएटेड बाय लॉ, और पार्टनरशिप मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया जाता है। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट है हमारा फर्म जो है पार्टनर्स, फर्म के अंदर पार्टनर और पर्सन जो है वो वन ऑफ द सेम थिंग होते हैं, मतलब कि उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। जो हमारे फर्म है वही हमारे मेंबर्स होते हैं, वही हमारे पार्टनर्स होते हैं। लेकिन ऐसा हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं है। वहां पे कर्ता और बिजनेस को एक देखा जाता है कि कर्ता जो है वही हमारा बिजनेस है। ठीक है। हम अभी आगे इसमें एक और चीज पढ़ेंगे कि जो लाइबिलिटी भी कर्ता की इसलिए होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वहां पे कर्ता और बिजनेस को सेम माना जाता है, बाकी मेंबर्स को बिजनेस नहीं माना जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली में। मैक्सिमम नंबर हमारे पार्टनरशिप में 50 मेंबर होते हैं कि मैक्सिमम 50 लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होते रहते हैं, जैसे जैसे बर्थ होता रहता है लोगों का, बच्चों का, उसके हिसाब से वो उसमें ऐड होते रहते हैं। फिर कंटिन्यूटी। अब जो हमारा पार्टनरशिप है उसमें मैंने आपको बताया एक फिक्स पीरियड के लिए भी हो सकती है, या जब पार्टनर चाहें उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली की तो कंटिन्यूटी चलती ही रहती है। करेक्ट। फिर बात आती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन हमारा पार्टनरशिप में उसको करवा सकता है कि इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर करवाना है और कैसे करवाना है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली तो ऑलरेडी लॉ के अंतर्गत बना है। करेक्ट। फिर बात आती है अथॉरिटी। अथॉरिटी किसकी चलेगी? अथॉरिटी चलेगी हमारे पार्टनरशिप में सभी की, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में चलेगी किसकी? कर्ता की। जो मेन बंदा है वो हमारा डिसाइड कर रहा है। सेम लाइबिलिटी हमारी फर्म्स में सबकी लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ये करता है ना, इसकी तो हमारी होगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन बाकी मेंबर्स की होगी लिमिटेड लाइबिलिटी। उनको अपने घर से, मतलब बाकी सब जो उनके अगर मान लो कुछ पर्सनल चीजें चल रही हैं उससे उनको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कर्ता को तो भैया घर से देना पड़ेगा। करेक्ट। फिर बात है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में पार्टनरशिप में वो किसी भी रेशो में बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या है, मान लो 3 लोग हैं तो 1/3 हो जाएगा। अगर मान लो एक और बर्थ हो गया तो वहां पे 1/4 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है बर्थ कैसे हो रही है, किसकी डेथ हो रही है, उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट रेशियो वेरी करता रहता है। तो गाइज यही कुछ था। अभी मैं आपके लिए चार्ट लगा दूंगा स्क्रीन पे, ताकि आप एक बार अभी के अभी, अगर आपके पास चार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप एक बार इसको रीडिंग दे लो। आप आराम से पॉज करके पूरा चार्ट देख सकते हो, कहीं भी डाउट हो तुरंत के तुरंत कमेंट कर सकते हो। हम वीडियो को धीरे धीरे ही करना चाहते हैं, ताकि आप, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपका होमवर्क क्या है, आपको स्टडी मटेरियल से एक बार रीडिंग करनी ही करनी है। अगर मैं सिर्फ ये पढ़ाता जाऊंगा, सिर्फ पॉइंट्स पढ़ाता रहूंगा और आप इसको जाके रीडिंग नहीं करोगे, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। एक बार रीडिंग दो, आपको और अच्छा लगेगा। फिर चार्ट आपके पास है, प्रिंट करवा के रखो, उसमें से आप एक बार इसको पढ़ो, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब 2 मेजर टॉपिक बच रहे हैं, उसको हमको खत्म करना है। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक उसकी भी वीडियो आ जाएगी, वो भी हम काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको कुछ कमी लगती है वो भी बताना, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।